हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज के इस सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है गेट लाइफ साइंसेस बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर का डिटेल सॉल्यूशन फ्रॉम 2014। तो ये देख सकते हैं मेरे पास गेट 2014 का क्वेश्चन पेपर है बायोकेमिस्ट्री का। ये एक्सेल आई है कोड उस टाइम का। तो मैं आज इसका पूरा 1 to 20 क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, बायोकेमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन इज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एंजाइम से, जहाँ पर एंजाइम के दो कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखना है हमेशा। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है, पहला इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इट डज नॉट चेंज इन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये केमिकल इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता, तो रिमेन अनचेंज रहेगा। केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बोल रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सेकेंड क्वेश्चन आते हैं, ए मिक्सचर ऑफ अर्जिनिन, फेनाइलएलानिन और हिस्टिडीन वाज फ्रैक्शनेटेड यूजिंग कैटायन एक्सचेंजर chromatography at neutral pH. The amino acids were eluted by increasing salt gradient. Identify the correct order of elution. देखिए यहाँ पर अर्जिनिन क्या है, पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड। फेनाइलएलानिन क्या है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड, तो ये नॉन पोलर इन नेचर होंगे क्योंकि यहाँ पे बेंजीन रिंग होगा। और हिस्टिडीन अगेन पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पर हम लोग ने पढ़ा हुआ है कि हिस्टिडीन का पीआई वैल्यू जो होता है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, वो 7.0 के अराउंड है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल पीएच। यहाँ पर ये नॉन पोलर है। यहाँ पर इस अर्जिन का पॉजिटिवली चार्ज है, इसका पीआई वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, करीबन 12 के अराउंड। तो कैटायन में एक्सचेंजर के लिए हम लोग बीट कैसा लगाते हैं, कैटायन पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बाइंड करने के लिए हम लोग नेगेटिव यहाँ पर बीट लगाएंगे। तो यह नेगेटिव बीट होने की वजह से जब हम लोग अब इन तीनों को हम लोग पास करेंगे, अर्जिनिन को, फेनाइलएलानिन और हिस्टिडीन के सॉल्यूशन को पास करेंगे, तो सबसे पहले आएगा फेनाइलएलानिन, क्योंकि फेनाइलएलानिन कोई भी इंटरेक्शन नहीं शो करेगा, वो नॉन पोलर है। उसके बाद में यहाँ पर आएगा हिस्टिडीन। हिस्टिडीन यहाँ पर पीआई ऑलमोस्ट सेम है तो इसका नेट चार्ज 0 होगा, ऑलमोस्ट कोई बिना बाइंड किए आएगा, लेकिन ये बाद में आएगा। समवॉट इंटरेक्शन होगा कि पोलर पोलर इंटरेक्शन है, क्योंकि हिस्टिडीन पोलर है। फेनाइलएलानिन नॉन पोलर है, बिल्कुल भी इंटरेक्ट नहीं करेगा, ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद में हिस्टिडीन, और सबसे स्ट्रांगली यहाँ बाइंड रहेगा अर्जिनिन, कि अर्जिनिन के पास में पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के साथ में बाइंड कर जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्डर होगा फेनाइलएलानिन फॉलोड बाय हिस्टिडीन और उसके बाद में होगा अर्जिनिन। फेनाइलएलानिन, हिस्टिडीन एंड अर्जिनिन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आ रहे हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीएज डज नॉट क्लीव द कार्बोक्सिल साइड चेन ऑफ अर्जिनिन। तो अर्जिनिन और लाइसिन को ट्रिप्सिन क्लीव करता है, ये सही है। प्रोटीएज के भी करता है, काइमोट्रिप्सिन नहीं करता। काइमोट्रिप्सिन इज गोइंग टू क्लीव एट एरोमेटिक अमाइनो एसिड विच इज फेनाइलएलानिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन के सी टर्मिनस पे। तो ये ऑप्शन डी होगा, नॉट पूछ रहा है, तो ऑप्शन इज गोइंग टू बी डी। ट्रिप्सिन ये लाइसिन और अर्जिनिन को क्लीव करता है। रिसेप्टर फॉर एपिनेफ्रिन इज जी कपल प्रोटीन, तो जीपीसीआर। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ। टायरोसिन काइनेस के लिए ग्रोथ हार्मोन होता है, और जितने भी स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, एपिनेफ्रिन इज स्ट्रेस हार्मोन, वो जी कपल जीपीसीआर पर बाइंड करेगा। नेक्स्ट, चूज द ऑप्शन विथ 2 रिड्यूसिंग शुगर। तो रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जो जिनके C1 पर अल्डिहाइड ग्रुप फ्री हो, ताकि वो फेलिंग रिएजेंट को Fe3+ को Fe2+ में रिड्यूस कर सकें, इसलिए इसको रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो लैक्टोज है, यस, ये रिड्यूसिंग शुगर, इनका फ्री अल्डिहाइड ग्रुप है। और माल्टोज भी है, यस, ये भी है। माल्टोज इज ए ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, और लैक्टोज क्या है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज, ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर है। ट्रेलोज नहीं, ये नहीं है, ट्रेलोज इंसेक्ट में होता है, ये नहीं है। सुक्रोज भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एफिनिटी फॉर of an antibody can be determined quantitatively by, okay, affinity for antigen antibody interaction, ये वीक इंटरेक्शन है, और इसको हम लोग यूज़ करते हैं एक टेक्निक से जिसका नाम है इक्विलिब्रियम डायलिसिस। इसमें क्या करते हैं, हम लोग डायलिसिस करते हैं विथ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो यहाँ पर सपोज एंटीबॉडी 10 है,
हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, एक देंगे तो एक बाइंड करेगा, दो देंगे तो दो बाइंड करेगा, तीन देंगे तो तीन बाइंड करेगा, अप टू 10। तो 10 तक ये इक्विलिब्रियम पर आएगा, ठीक है। 10 एंटीबॉडी इंटरेक्ट विथ 10 एंटीजन टू फॉर्म 10 एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ये इक्विलिब्रियम पर रहेगा। लेकिन अब इससे ज़्यादा देंगे तो वो बाइंड नहीं करेगा, तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डायलिसिस। आंसर विल बी डी। Which of the following molecule is an allosteric activator of phosphofructokinase 1? ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। phosphofructo-26 फ्रक्टोज 26 बिसफॉस्फेट, ये एक्टिवेटर है, ये जब प्रेजेंट रहेगा तो ये ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस को प्रमोट करता है, ठीक है। तो phosphofructokinase 1 get activated. Now coming to the next question, for a single substrate enzyme, the reaction is carried out by substrate concentration 4 times the value of Km, the observed initial velocity. ये तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है। Michaelis-Menten इक्वेशन इंटू S डिवाइड बाई Km प्लस S। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन 4 टाइम्स है Km से, तो इसको हम लोग पुट कर देंगे Vmax इंटू 4 Km और नीचे की तरफ 4 Km प्लस Km, तो ये होगा 5। तो Vmax 4/5 यानी 8/45 80%, आंसर विल बी 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग बायोकेमिकल रिएक्शन। ओके, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फ्री ऑफ फ्रक्टोज, कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 6 टू फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बना, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली फार्मूला लगेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू जी नॉट पूछ रहा -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम, ये वाला फार्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर 8.314 इंटू यहाँ पर 25 डिग्री स्टैंडर्ड होता है, तो 25 का होगा 298 केल्विन और लॉग 254, कैलकुलेटर ले लेते हैं। 54 का लॉग वैल्यू 254 लॉग वैल्यू 2.4 इंटू 298 इंटू 8.314 इंटू 2.303, 13721 इतना आएगा। ये जूल में रहेगा, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा 13.721, ये आंसर आएगा। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोपैथी इंडेक्स मोनोमेरिक। ओके, तो ये हाइड्रोपैथी इंडेक्स है, तो ये तो सिंपल है, प्लस की तरफ जितना भी पिक दिख रहे हैं, ये पिक ऑलमोस्ट 20 to 30 अमाइनो एसिड का डिफरेंस होना चाहिए, ये अमाइनो एसिड का डिफरेंस है। तो 20 और 40 यानी इनके बीच में 20 अमाइनो एसिड है, तो 20 अमाइनो एसिड मिनिमम चाहिए टू बाईपास और क्रॉस मेम्ब्रेन। तो यानी एक वाला पॉजिटिव की तरफ में आ रहा है, यानी ये वाला सिंगल बाईपास होगा। पॉजिटिव की तरफ दो पीक रहता है, तो यानी 2 बाईपास होता है, लेकिन ये पीक में भी देखना है कि इनके बीच में ऑलमोस्ट 20 to 30 अमाइनो एसिड का डिफरेंस होना चाहिए, मिनिमम उतना डिस्टेंस होना चाहिए टू क्रॉस मेम्ब्रेन बाइलेयर। तो यहाँ पर आंसर होगा फर्स्ट, क्योंकि एक ही पीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ओके, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक सॉल्यूशन में दो कंपाउंड है और दोनों का 220 और 280 पर नैनोमीटर में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में किया गया, जिसका रीडिंग आ रहा है 1 और 0.4। मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है x और 220 पर और 280 पर, एंड दिस टू x और y। तो y का कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है, तो इसका एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इंटू c इंटू पाथ लेंथ। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं एब्जॉर्बेंस, यहाँ पर है दोनों का मिलाकर, ठीक है। तो पहले 220 के लिए हम लोग कर लेते हैं, 220 के लिए। तो 220 में एब्जॉर्बेंस कितना आ रहा है, 220 पे आ रहा है 1, तो 1 इज इक्वल टू ईटा 220, ईटा 224 x 1000 इंटू x प्लस 800 इंटू वाई, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड 440 के लिए कितना, 280 के लिए कितना आएगा 0.4, तो 0.4। इसके लिए कितना है, ये 280 के लिए 200, तो 200x प्लस 400 वाई, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 800 वाई प्लस 400x इज इक्वल टू 0.8। अब ये वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू x, तो x का वैल्यू 0.2 डिवाइड बाई 600,
तो ये वैल्यू कितना आएगा, इस वैल्यू को पुट कर देंगे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 1000 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 600 प्लस 800 वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से 2 कैंसिल हुआ और ये हो गया 2 डिवाइड तो 1 इज इक्वल टू 1/3 यानी 0.33 प्लस 800 वाई, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 0.33 डिवाइड बाई 800, यही आंसर होगा। तो ये आंसर कितना आएगा, 1 माइनस 0.33 डिवाइड बाई 800, 0.8375 5 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ को इसको हम लोग मिली मोल में कन्वर्ट करेंगे, मोल में आया तो मोल में, तो इसको मतलब 10⁻+3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 8.375, ये वैल्यू आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्यूरिफाइड ओलिगोमेरिक, ओके, नॉन रिड्यूसिंग शुगर ये मॉलिक्यूल है तो इसका पूछ रहा है। ओके, ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का, देखिए यहाँ से 2 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक तो जेल का इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है, तो उसके बेसिस से पूछ रहा है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 75 किलो डाल्टन का, ये नॉन रिड्यूसिंग है, फर्स्ट वाला नॉन रिड्यूसिंग है, इसका मतलब है यहाँ पर बीटा मार्केप्टो इथेनॉल या यूरिया नहीं डाला हुआ है, यहाँ पर बीटा मार्केप्टो इथेनॉल डाला हुआ है। इसका मतलब बीटा मार्केप्टो इथेनॉल डालने से कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द सब यूनिट ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये 75 किलो डाल्टन का प्रोटीन 2 सब यूनिट का बना हुआ है, ए और बी। ए का है 50 किलो डाल्टन, मैं ये मान लूँ, और दूसरा है 25 किलो डाल्टन, दोनों कंबाइन करके ये 75 किलो डाल्टन का बना हुआ है। तो ये तो 2 सब यूनिट का है, 2 सब यूनिट यहाँ से आ रहा है जेल से। क्या यही इन्फॉर्मेशन मुझे इस वाले से भी आएगा, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल फाइंड आउट कर लेते हैं। मॉलिक्यूल में 4.01 में कितना नंबर ऑफ मोल होगा, तो इसको कैसे करेंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 4.01 इंटू 10⁻18, इसे डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, 6.023 डिवाइड बाई 1.5, ये आ रहा है 1.5 इंटू ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो 5, यानी इतना वैल्यू, यानी 1550 करते हैं इंटू 10⁻3, तो इसको ये डाल्टन में आया, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 150 किलो डाल्टन। तो यानी ये प्रोटीन टोटल इस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कितना मॉलिक्यूलर वेट बन रहा है इस प्रोटीन का, 150 किलो डाल्टन। यहाँ पर कितना दिया हुआ है, सिर्फ 75, यानी यहाँ पर 2 बैंड है 75 किलो डाल्टन में, जो वीक इंट्रैक्शन कर रहा है, जो एस्टीज डालने से ही ब्रेक कर जाएगा, यहाँ पर सिंगल बैंड फॉर्म कर रहा है, आइडेंटिकल है। और ये 75 फर्दर ये 2 अनइक्वल टाइप के या हेटेरोडाइमर से बने हुए हैं, एक बना हुआ है 25 और एक बना हुआ 50, तो इसी तरीके से ये भी बना होगा 25 और 50। तो टोटल सब यूनिट कितने आ गए इस प्रोटीन में, 1 2 3 4, आंसर विल बी 4। अच्छा क्वेश्चन था। अब आ रहे हैं यहाँ पर Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है सेल के अंदर और बाहर 2 टाइम्स ज़्यादा सेल के बाहर, और उसको मेम्ब्रेन पोटेंशियल है 60 मिली वोल्ट, तो फ्री एनर्जी लगेगा कितना बाहर से अंदर आने में। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला था, डेल्टा G इज इक्वल टू 2.303 RT log प्रोडक्ट बाई सबस्ट्रेट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू फैराडे कांस्टेंट इंटू ई सेल। अब यहाँ पर पुट कर देना 2.303 RT गैस कांस्टेंट 8.314, T 37 डिग्री यानी 310 केल्विन, लॉग प्रोडक्ट 2 टाइम्स बाई 1 2/1 ये आएगा, ठीक है, प्लस लॉग फैराडे, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है 2, तो 2 लिखेंगे, F फैराडे 96500, लेकिन यहाँ पे किलो केल्विन में दिया हुआ है। अच्छा किलो केल्विन में दिया तो इसको भी 1000 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 96.5 आएगा इंटू 60 मिली वोल्ट। तो मिली वोल्ट को इसको 10⁻³ से कन्वर्ट करेंगे ताकि ये वैल्यू वोल्ट में आए स्टैंडर्ड। अच्छा यहाँ पर देखिए ये वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर भी हम लोग इलेक्ट्रॉन लिखा था, ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, इसलिए इसको पॉजिटिव ही रखा है, ठीक है। अब इस वैल्यू को कर दीजिए कैलकुलेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले आया तो ये 2 का लॉग ले लेते हैं, ये आ रहा है, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 8.314 इंटू 310 इंटू 2.303, ये वैल्यू ये आगे डिवाइड कर देते हैं 1000 से, तो ये वैल्यू आएगा यहाँ 1.3
786 ये था। इस तरफ करते हैं यहाँ पर 2 इंटू 96.5 इंटू 60 ये वैल्यू, इसको भी डिवाइड करना 1000 से, ये वैल्यू आ रहा है 11.58। इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो 11.58 प्लस 1.786 13.33 तो 13.4 ये आंसर आएगा किलो जूल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ओके, तो यहाँ पर जे चेन, तो जे चेन तो जनरली प्रेजेंट होता है IgN मल्टीमेरिक को पूरा का पूरा यूनिट को कंबाइन करने के लिए। तो यहाँ पर मल्टीमेरिक ऑफ IgA IgN के प्रेजेंट बेसिकली प्रेजेंट होता है यहाँ पर C1 कॉम्पोनेंट इनिबिटर, C1 कॉम्प्लीमेंट इनिबिटर। बीटा माइक्रोग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है MSC क्लास 1 में। आर्टेमिस प्रेजेंट होता है VGD रिकम्बिनेस कॉम्प्लेक्स में। तो इसका आंसर होगा P6Q1R2S1 सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये दिया हुआ डेटा, इससे अल्फा यहाँ पर इनिबिटर का पूछ रहा है केम एपरेंट चेंज केम विथ प्रेजेंस ऑफ इनिबिटर। इस तरह का ग्राफ सिग्नेचर ग्राफ है किसका, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में यहाँ हम लोग बात करेंगे वी नॉट माइकलिस मेंटन इक्वेशन वी नॉट इक्वल टू वी मैक्स इन टू एस डिवाइड बाई के एम प्लस एस, और यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई होगा चेंज, यही अल्फा के एम फाइंड आउट करना है। तो ये वाला 1 बाई के एम ये होगा, और यहाँ पर -1 बाई अल्फा के एम, तो ये है इनिबिटर के साथ में क्योंकि आई लिखा हुआ है इनिबिटर। तो अब आ रहे हैं कि अल्फा का वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगा। अल्फा का वैल्यू फार्मूला से फाइंड आउट होता है 1 प्लस आई डिवाइड बाई के आई, ये होता है। तो 1 प्लस आई की वैल्यू यहाँ पर और के आई की वैल्यू देखिए इक्वल है, ये लिखा हुआ है इक्वल, तो यानी आई डिवाइड बाई आई, तो ये वैल्यू कैंसिल होगा, तो यानी ये होगा 1, तो 1 प्लस 1 2, यानी अल्फा की वैल्यू होगी 2। तो अब अल्फा की वैल्यू पे 2 हो गई, तो अब ये, तो अभी अल्फा के एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है मुझे इसका। तो के एम का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, देखिए 2 इंटू 10⁻⁵, और यहाँ पर अल्फा के एम यही एपरेंट चेंज है, चेंज इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, के एम माइनस एपरेंट चेंज ऑब्जर्व के एम वैल्यू। तो के एम डैश इज इक्वल टू अल्फा के एम है, तो अल्फा तो वैल्यू मालूम है कितना 2, तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे 2, और के एम की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁵, यह आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵, यानी ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। जब हमेशा कम्पिटिटिव इनिवेटर में के एम की वैल्यू इंक्रीज करता है, तो यहाँ पर 10⁻⁵ ऑलरेडी ये वैल्यू 4 होगा। होप से ये क्लियर है। चलिए अभी आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16, 1 लीटर ऑफ फॉस्फेट बफर इज प्रिपेयर्ड। तो ये तो अंडरसन्स हैसेलबर्ग इक्वेशन है, जहाँ पर हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हैं पी के ए प्लस लॉग ऑफ एसिड बाई सॉल्ट। तो अभी पीएच की वैल्यू क्या आ गई, पीएच फाइंड आउट करना है। पी के ए वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है देखिए कितना 6.86 प्लस लॉग। अब एसिड कौन और सॉल्ट कौन है इसमें पता करना। तो देखिए ये वाला है एसिड, क्योंकि ज़्यादा हाइड्रोजन को ये ऑलरेडी कन्वर्ट करके किसमें बनाती है Na2, और नीचे वाला क्या है ये वाला सॉल्ट। तो यहाँ पर एसिड यानी अब Na2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन को रखेंगे हम लोग, Na2HPO4 डिवाइड बाई यहाँ नीचे की तरफ आएगा NaH2PO4। तो अब इसको अच्छा ये मोलरिटी में रहेगा, यहाँ पर हम लोग को मोलरिटी फाइंड आउट करना। तो 6.86 प्लस लॉग, तो मोलरिटी ऊपर वाले के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ 208, तो 208 डिवाइड बाई 142 ये इसका मोलरिटी आ जाएगा। और इसी तरीके से इसका हम लोग फाइंड आउट करेंगे 71 डिवाइड बाई 120। तो कर लेते हैं 208 को यहाँ पर डिवाइड बाई 142 1.465, यहाँ 71 डिवाइड बाई 120.6। तो अब ले लेते हैं वैल्यू 6.86 लॉग इन दोनों का डिवीजन कितना आएगा 1.5 डिवाइड बाई 0.6 2.5। तो लॉग इसकी कितनी आएगी 0.394 इस प्लस 6.86 7.25, तो फाइनल आंसर 7.25.4।
ठीक है, इतना करेंगे तो ये तो आंसर विल बी 7.25। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में m बाई जेड वैल्यू यानी मास बाई चार्ज वैल्यू को हम लोग लिखते हैं। तो ये सब पिक दिखा रहा है जिसमें कि एक एक प्रोटॉन डिक्रीज हो रहा है क्योंकि ये अवे जा रहे हैं। तो किसी भी दो पिक को ले लेता हूँ, फर्स्ट पिक और सेकंड पिक को ले लेता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट पिक क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है, ये इंटेंसिटी लिख दिया यानी m बाई जेड रेशियो लिख दिया, और टोटल m मास ऑफ प्रोटीन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन n और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ भी n लिखूंगा। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा वाले का इंटेंसिटी 2072.42, ये पिक अवे जा रहा है तो यानी, और इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है इसके ऊपर नंबर ऑफ चार्ज कम होगा तो नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या जाएगा, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देना सिंपल। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो मास ऑफ प्रोटीन इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इधर क्या हो 18 और ये वाला n माइनस आया तो 18 113.5 n माइनस n, क्योंकि ये n फिर इधर जाकर तो नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर ये लिख रहा हूँ सर डायरेक्ट 12। होप से ये समझा। तो ये आएगा 12.5 n, ये वैल्यू हो गया। और n की वैल्यू की यहाँ पर, अब मास ऑफ प्रोटीन है तो सिंपल, अब मैं सेकेंड वाले इक्वेशन में सीधा यहाँ पर n की वैल्यू लिख दो। mp इज इक्वल टू क्या आएगा 1812.5। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए 2072.42 मास ऑफ प्रोटीन n यानी mp, ये n की वैल्यू 1812.5 माइनस 1 और डिवाइड बाई mp 1112.5 माइनस 1, ये वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको 2072 को ऐसे ही रखता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 1812.5 mp प्लस mp माइनस 1812.5। ठीक है, और ये 1812.5 और ये 1812.5 कैंसिल आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर मैं सिंपल लिखूँगा mp मास ऑफ प्रोटीन 1812.5। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ये इधर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2072.42 mp माइनस 2072.42 इंटू 1812.5, और यहाँ पर उसके बाद 1812.5 mp, और ये एक ऐड होगा तो 13 हो गया, ये इसके साथ ऐड होगा माइनस 1812.5। बस इसी को कैलकुलेट कर लेना है। तो ये वैल्यू इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा तो कितना आएगा, चलिए अब कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 42 माइनस 1813.5, ये वैल्यू 258.92 mp। ओके, अब ये वैल्यू इस तरफ आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो इसको मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, यानी अब आएगा 272.42 इंटू 1812.5, ये वैल्यू इतना आ गया। ठीक है, ये इधर जाएगा प्लस होगा और ये प्लस होगा तो इस वाली वैल्यू से माइनस होकर मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, माइनस इधर जाएगा प्लस होगा और ये वाला वैल्यू से माइनस होगा, तो 18 डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1812.5, ये माइनस होगा, तो फाइनल वैल्यू आएगा 375 ट्रिपल टाइम 48.5, यही था 75। अब mp की वैल्यू क्या आएगी 375,444.8.75 डिवाइड बाई 258.92, ये आंसर होगा। तो यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं 258.92, 14,500। तो अगर इसको किलो डाल्टन में लिखना है तो ये 14.5 आएगा, डिवाइड करेंगे 1000 से तो ये आएगा
14.5 किलो डाल्टन, ठीक है 14.5, हाँ 14.5 किलो डाल्टन आएगा आंसर। होप सो ये समझा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 का। 18 क्या बोल रहा है यहाँ पर, 3 एक्सॉन है, 1 2 3, टोटल RNA was isolated from the culture, reverse transcript resultant cDNA is used for a template for PCR forward and reverse to a specific, the PCR product was analyzed, 2 band was observed. However, when northern blotting was performed, the same RNA, total RNA using radiolabel probe to only 1 band was observed. Based on this observation, which of the following statement is false? Okay, तो यहाँ पर इसको करने के लिए पहले हम लोग इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर बोल रहा है कि एक जीन है जिसमें 3 एक्सॉन है, ठीक है, ये RNA से निकाला गया टोटल RNA और उसको कॉम्प्लीमेंट्री cDNA बना गया। तो कॉम्प्लीमेंट्री DNA बनाएंगे भी तो तीनों रहेगा, RT करके ये cDNA बन गया। तो ये एक्सॉन 1 है, ये एक्सॉन 2 है, ये एक्सॉन 3 है, 3 एक्सॉन है। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि जब PCR कर रहे हैं, PCR के लिए फॉरवर्ड और रिवर्स प्राइमर ले रहे हैं, किसके लिए, एक एक्सॉन का फॉरवर्ड ले रहे हैं और रिवर्स ले रहे हैं एक्सॉन 3 का, ठीक है। तो पूरा का पूरा आपने यहाँ से एक फॉरवर्ड प्राइमर लगाया और यहाँ से एक रिवर्स प्राइमर लगाया, तो ये पूरा का पूरा बैंड एम्पलीफाई होना चाहिए, यानी ये पूरा का पूरा एक सिंगल बैंड आना चाहिए। लेकिन उनको जेल पर 2 बैंड दिख रहा है, एक 2.5 KB का और एक 1 KB का। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि एक्सॉन स्प्लाइसिंग के टाइम पर ये पूरा, एक तो ये पूरा का पूरा साइज इंटैक्ट रहे, ये तो जिसका साइज होगा पूरा फुल लेंथ का साइज होगा कितना, 2.5 KB ये साइज। या तो हो सकता है, या और दूसरा हो सकता है केस, ये फर्स्ट केस। दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ से ये वाला बीच का एक्सॉन 2 को हटा दिया गया और फर्स्ट और थर्ड ज्वाइन कर लिया गया। क्यों सेकेंड ही हटा, क्योंकि ये समझिए फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों तरफ है, फॉरवर्ड और रिवर्स है तो एम्पलीफाई तभी होगा अगर यहाँ पर E1 और E2 रहे, E3 गायब कर दें तो फॉरवर्ड सिर्फ एम्पलीफाई नहीं कर पाएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स वाला पोर्शन इंटैक्ट रहना चाहिए। तभी मैं कह रहा हूँ कि यह एक तो फर्स्ट केस है कि तीनों रहे यहाँ इंटैक्ट, तो ये फुल लेंथ बनेगा 2.5। सेकेंड केस ये हो सकता है कि यहाँ पर एक्सॉन 2 को एलिमिनेट कर दिया गया और एक्सॉन 1 एंड एक्सॉन 3 ज्वाइन कर गए। तो ज्वाइन कर गए तब क्या हुआ, साइज़ छोटा हो जाएगा, साइज़ छोटा हो गया तो एम्पलीफिकेशन तो होगा लेकिन बैंड साइज कम मिलेगा, तो 1 KB, तो 1 KB बना। तो इससे एक चीज़ और कंक्लूड हो गया कि 2.5 फुल लेंथ और एक्सॉन 2 को हटाकर 1 बचा, तो एक्सॉन 2 की साइज़ क्या हो गई, 2.5 - 1, यानी ये साइज़ हो गया 1.5 KB। ये श्योर हो गया कि एक्सॉन 2 का साइज़ 1.5 KB है। अब आ जाते हैं नॉर्दर्न ब्लॉटिंग पर। जब नॉर्दर्न ब्लॉटिंग किया यानी RNA लेवल पर, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग हमेशा हम लोग RNA लेवल पे करते हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग DNA पे करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन पे करते हैं। तो यहाँ पर जब नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कर रहे हैं यूजिंग प्रोब ऑफ स्पेसिफिक सेकेंड वाला का, बीच वाले का प्रोब, तो सिर्फ एक ही बैंड आ रहा है, यानी सही है। यानी सिर्फ ये वाला, यानी 2 टाइप के RNA बन रहे हैं, एक फुल लेंथ बन रहा है और एक 2 को हटाकर 1 एक्सॉन 1 और एक्सॉन 3 को ज्वाइन करके बन रहा है। तो सिर्फ एक ही बैंड बनेगा फुल लेंथ वाले के साथ में, तो ये सही आ रहा है डाटा। तो कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यानी फॉल्स होगा। अब आए होते हैं ऑप्शन पे, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग विथ प्रोब स्पेसिफिक टू एक्सॉन 3 विल शो 2 बैंड, हाँ सही है, ये 2 बैंड दिखाएगा, ये करेक्ट ऑप्शन है। कैसे करेक्ट है, देखिए यहाँ पर RNA लेवल पर या तो तीनों एक्सॉन प्रेजेंट हो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो एक तो ये बैंड बन रहा है RNA लेवल पर और दूसरा यहाँ पर केस में बन रहा है फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। एक्सॉन 2 वाला हटा दिया गया तो एक 3 है और फर्स्ट है। तो जब यहाँ पर आप प्रोब लेंगे एक्सॉन 3 का तो ये तो यहाँ प्रोब बाइंड करेगा यहाँ, और रेडियो लेवल तो ये तो रिजल्ट देगा पॉजिटिव, और यहाँ पर भी 3 है तो ये भी रिजल्ट देगा पॉजिटिव, तो ये वाला दोनों पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। यानी अगर एक्सॉन 3 के लिए आप बैंड बना प्रोब लेते हो तो 2 बैंड आएंगे,
लेकिन हाँ 2 के लिए लेते हैं तो सिर्फ एक ही बैंड होता है, क्योंकि सिर्फ इसके साथ आता है पॉजिटिव, इसके साथ नहीं आता है, यहाँ पे है ही नहीं 2। ठीक है, जीन कोड फॉर 2 mRNA स्प्लाइस वेरिएंट, यस ट्रू है, स्प्लाइसिंग वेरिएंट है, अल्टरनेट स्प्लाइसिंग बोल सकते हैं। ए फॉरवर्ड प्राइमर वेयर स्पेसिफिक टू एक्सॉन 2 बैंड विल बी फॉर्म्ड। अब ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पर प्राइमर फर्स्ट का छोड़कर सेकेंड का अगर लेते हैं तो क्या 2 बैंड बनता? आंसर है नहीं, एक बैंड ही सिर्फ बनता फुल लेंथ वाला, जहाँ पर तीनों इंटैक्ट है, तब एम्पलीफाई करता। लेकिन सेकेंड वाले में E2 को हटा दिया गया, वो एम्पलीफिकेशन नहीं बनता, नहीं होता, सिर्फ एक ही बैंड बनता अगर प्राइमर सेकेंड लेते तो। यहाँ पे बोल रहा है कि प्राइमर सेकेंड के लिए लेंगे तो 2 बैंड बनेगा, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्सॉन 2 का साइज 1.5 है, यस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, तो ये भी ट्रू है। तो रॉन्ग पूछ रहा है, फॉल्स, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अच्छा क्वेश्चन था। अब आ रहे हैं सैंगर डाइडिऑक्सी वाला मेथड से यहाँ पे सीक्वेंसिंग किया गया है 2% का कोई स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए। तो सबसे पहले सीक्वेंस होता है, जब इस तरह का जेल आता है तो इसमें क्या कीजिए आप सीक्वेंस लिख लीजिए। सब्जेक्ट 1 के लिए क्या सीक्वेंस होगा, तो यहाँ पर सबसे लोअर से स्टार्ट कीजिए, ये फर्स्ट 4 इनका है, तो सबसे लो में ये है, यानी 5 प्राइम से लिखते चाहिए ए, उसके बाद में क्या जी ए जी जी सी टी जी ए टी, बस इसी ऑर्डर में लिखना है। नीचे से ऊपर की तरफ पढ़ना है सिक्वेंशियल मेथड। ए के बाद में जी आएगा, जी के बाद में सी, फिर जी है, फिर उसके बाद सी है, फिर टी है, फिर जी है, फिर ए है, फिर टी है, ये 3 प्राइम। ये तो हुआ सीक्वेंस करके, लेकिन सैंपल क्या था, सैंपल इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना होगा, और वो भी 3 प्राइम से। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे लिखेंगे 5 प्राइम से, तो 5 प्राइम से कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या आएगा इसका, ये टी की जगह ए की जगह टी, सी ए जी सी सी टी, ये अननोन सैंपल है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये याद रखना है। ठीक है, इसी तरीके से सब्जेक्ट 2 का भी कर लेते हैं। सब्जेक्ट 2 का यहाँ करता हूँ मैं, सबसे पहले सीक्वेंस लिख लेते हैं इसका सब्जेक्ट 2 का। तो यहाँ पर ये है ए, ये टी, ये नहीं, ये सॉरी जी है, ये जी है, ये सी है, ये टी है, ये ए है, ये जी है, ये ए है, ये टी है। ठीक है, तो ए जी 5 प्राइम से, ए जी जी टी ए टी और ऑब्लिक ए, क्योंकि दोनों एक ही जगह बैंड फॉर्म करा तो टी और ए एक ही जगह लिखूंगा। उसके नहीं उससे पहले सी है, ए जी जी, उसके बाद सी है, सी यहाँ आएगा, उसके बाद टी और ए एक ही जगह, उसके बाद में जी, उसके बाद में ए, उसके बाद में टी। ठीक है, तो इसका एक्चुअल सीक्वेंस क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री। इसका एक्चुअल सीक्वेंस होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये ए टी सी टी या तो जी सी सी टी, ये होगा एक्चुअल सीक्वेंस। अब आ जाते हैं ऑप्शन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन ऑफ करेक्ट फॉर द सीक्वेंस। सब्जेक्ट 2 इज 2 एलेलिक वेरिएंट, यस इट इज करेक्ट, एलेलिक वेरिएंट है यहाँ पर। एलेलिक वेरिएंट का मतलब क्या कि पार्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड चेंज है यहाँ पर, और दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। देखिए यहाँ पर अगर इस तरफ से जाएं तो यहाँ पर एक्चुअली में होना चाहिए ए, लेकिन यहाँ पर टी भी हो सकता है, तो ये एलेलिक वेरिएंट है, ए के जगह पर टी या टी के जगह पर ए, ये दोनों तरफ से हो सकता है, इसे 2 एलेलिक वेरिएंट। सब्जेक्ट 1 है सीक्वेंस 5 प्राइम टू टी ए, ये सीक्वेंस हो सकता है क्या, टी नहीं, ए टी सी है, यहाँ पर टी ए तो नहीं होगा। सब्जेक्ट 2 इज सीक्वेंस ए जी जी, नहीं ए टी सी है, नहीं ये भी नहीं है। सब्जेक्ट 1 इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड डिलीशन, इसमें तो कोई भी डिलीशन नहीं है, डिलीशन कहाँ है, नहीं ये भी इनकरेक्ट है। तो आंसर होगा यहाँ पर करेक्ट इंटरप्रिटेशन फर्स्ट, एलेलिक वेरिएंट है, करेक्ट है। अब आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, ये 7 किलो बेस पेयर का डीएनए है और स्पेसिफिक सीक्वेंस है 2 EcoR1 एंड 1 PVU3 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ओके, यहाँ पर 2 EcoR1 के साइट है और 1 PVU रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ओके, ये बैंड पैटर्न दिया हुआ है यहाँ पर ETBR और ऑटोरेडियोग्राम में। डीएनए वाज कंप्लीट डाइजेस्टिव विद बोथ, ओके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डाइजेशन प्रोडक्ट वाज बफर्ड इन 370 से Cleaner fragment 370 polymerase and alpha P32 DNTP. After 1 hour DNA reaction purified and analyzed. Okay, तो यहाँ पर
इस ऑटो रेडियोग्राफ पे फोकस करना है मुझे, क्योंकि बैंड डिफरेंस यहीं पर आ रहा है। ETBR में तो यहाँ पर 1 2 3 4 बैंड आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इको R1 में देखिए ये स्टेगर्ड कट है या स्टिकी एंड है। यहाँ पे किस तरह का फॉर्म होगा, कट करने के बाद में कुछ इस तरीके का जी यहाँ पर रहेगा, ए वाला पोर्शन यहाँ से गायब, ये गायब, और इधर से ये गायब, ये वाला पोर्शन से प्रेजेंट होगा, इसलिए इसका आउटकम ऐसा बनेगा कट होने के बाद, ठीक है। यहाँ पर ये एकदम फ्लैट कट होगा, नॉन स्टिकी एंड बोलते हैं, क्योंकि ये एकदम ब्लंट कट, इसको ब्लंट एंड भी बोलते हैं, ब्लंट, और इसको स्टिकी। अब यहाँ पर समझिए चीज़ों को कि यहाँ पर अगर मैं 5 प्राइम इस तरफ लिख रहा हूँ, 5 प्राइम, तो ये क्या होगा 3 प्राइम, तो ये 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम, क्योंकि DNA है तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन होगा 5 प्राइम में, और 3 प्राइम पे OH फ्री है। तो यहाँ पर अगर आप DNA पॉलीमरेज डालेंगे और न्यूक्लियोटाइड डालेंगे DNTP, तो ये ऑटोमेटिक एक्सटेंशन कर देगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन 5 प्राइम पे प्रेजेंट है। जैसे यहाँ पर T प्रेजेंट है, A प्रेजेंट है, A प्रेजेंट है, तो ऊपर में क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर कर देगा। कैसे, यहाँ पर आएगा A, उसके बाद में T और T, इस तरीके से यहाँ पर बस ख़त्म 3 प्राइम, क्योंकि आगे नहीं है। तो ये तीनों जो न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा वो उसके लिए DNA पॉलीमरेज चाहिए, और यहाँ पर रेडियो लेबल्ड ये DNA हो जाएंगे, क्योंकि DNT पे सारे रेडियो लेबल्ड है। देखिए ऊपर में लिखा हुआ भी अल्फा 32P, अल्फा पोजीशन पे जो पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पर फॉस्फेट जो अटैच रहेगा फॉस्फोडाइस्टर में, वो रेडियो लेबल्ड है, ये अल्फा पर है। बीटा और गामा पर 32 रहता तब ये रेडियो लेबल्ड नहीं होता, क्योंकि बीटा और गामा रिलीज आउट हो जाता है, फॉस्फेट रिलीज हो जाता है, वो अटैच नहीं होता फॉस्फोडाइस्टर में, लेकिन अल्फा के ये प्रेजेंट रहेगा फॉस्फोडाइस्टर में। होप सो ये क्लियर है। तो अब यहाँ पे समझना है कि 3 बैंड बन रहा है, यानी 3 जगह इस तरह का एक्सटेंशन हुआ है, यानी सिंथेसिस हुआ है। तो मुझे देख लेते हैं इस तरह का कहाँ पर बैंड बनेगा। वहीं 3 अगर ऐसे बन रहे 3 इस तरह के, यानी 3 बैंड बनेगा ऑटो रेडियोग्राफी में। मुझे ऑटो रेडियोग्राफी का ही देखना है। पहला आ जाते हैं यहाँ पर इको R1 का कट होगा, इस तरफ से चलते हैं, तो फर्स्ट इको R1, तो यहाँ पर एक तो ऐसा बनेगा, तो ये पॉसिबल है यहाँ पर इसके लिए। सेकेंड वाले के लिए यहाँ पर फिर से ऐसा कट बनेगा, तो सेकेंड वाले के लिए भी पॉसिबल है, 2 बन रहा है। लेकिन यहाँ थर्ड जो है, थर्ड ब्लंट एंड कट होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा कट होगा थर्ड वाले के लिए। तो यहाँ इस पर एक्सटेंशन होगा तो रेडियो लेबल होगा, इस पर एक्सटेंशन होगा तो रेडियो लेबल होगा, लेकिन 2 ही बैंड बन रहे, 3 तो नहीं बन रहे, ये तो नहीं हो रहा है अब, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। आ जाते हैं इसके ऊपर, इको R1 यहाँ पर ऐसा बनेगा, ठीक है। ये स्टेगर्ड कट होगा, इको R1 फिर से, तो यहाँ पर कैसा बनेगा, तो इधर वाला पोर्शन इस तरह का स्टैगर्ड ऐसा बनेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर फिट होगा, क्योंकि ये कट हो रहा है तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इको R1 यहाँ पर ऐसा बनाएगा, यहाँ पर पीछे की तरफ कोई भी नहीं है तो ये फ्लैट होगा, यहाँ पर आगे की तरफ होगा। अब आगे की तरफ इसका वाला लिख देता हूँ PV का, तो PV का तो आगे फट होगा, लेकिन पीछे की तरफ में, आगे की तरफ फ्लैट होगा, पीछे की तरफ में क्या होगा, पीछे की तरफ में इसका कॉम्प्लीमेंटेशन। सब ये फिक्स हो जाना चाहिए ताकि ये कंप्लीट एक ऐसा बन जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसके लिए बना रहा हूँ, कैसा बनेगा, कुछ ऐसा, ये वाला प्रीवियस वाले के साथ ज्वाइन कर गया, या फिर इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं इसको इसके कलर से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये वाला ज्वाइन करने के बाद में कैसा बनेगा, यहाँ पर ऐसा, ऐसा, ये वाला इसके साथ में फिक्स्ड हो गया, ठीक है। होप सो ये समझ रहे हैं। और उसके बाद में ये वाला रिमेनिंग, ठीक है, ये पोर्शन, ये पोर्शन, ये वाला ये पोर्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यानी ये परफेक्टली फाइन बैठ रहा है, यानी अब यहाँ पर मुझे 5 प्राइम को 3 प्राइम लिखना है, तो ये 5 प्राइम स्टार्ट हो रहा है, तो ये 3 प्राइम है, तो ये 3 प्राइम है, तो ये 5 प्राइम है, यानी यहाँ एक्सटेंशन हो सकता है, रेडियो लेबल आएगा। ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम है, यहाँ पर ये 3 प्राइम है। देखिए 3 प्राइम की तरफ में एक्सटेंशन होगा, इधर भी रेडियो लेवल आएगा, इस तरफ भी रेडियो लेवल आएगा, तो यानी यहाँ इससे भी रेडियो लेवल आएगा, इससे भी रेडियो लेवल आएगा। अब थर्ड वाला आ रहा है 5 प्राइम इस तरफ, 3 प्राइम इस तरफ,
5 प्राइम इस तरफ, 3 प्राइम इस तरफ। देखिए 3 प्राइम ये थर्ड वाला का इधर भी एक्सटेंशन होगा तो इससे भी रेडियो लेबल्ड आएगा, यानी यहाँ पर तीनों फ्रेगमेंट से रेडियो लेबल्ड आएंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन ये 3 होगा ये। ठीक है, तो इसके साथ मैंने सारे क्वेश्चन गेट 2014 बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन कर दिया। होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके गेट लैब साइंसेस बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वहाँ पे बेल आइकन को भी होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।